हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास विषय में मनोसामाजिक सिद्धांत की जो 8 अवस्थाएं हैं एरिक एरिक्सन की दी हुई उन अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। इससे पहले एक पार्ट में हमने एरिक एरिक्सन का सिद्धांत जाना था। उसमें एरिक एरिक्सन का परिचय और उसकी विशेषताएं जानी थी, जिसमें हमने विश्वास बनाम अविश्वास और स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता के बारे में जान लिया था। इसकी 8 अवस्थाओं में शुरू की 2 अवस्थाएं पहले पार्ट में जान ली थी। क्या था इसमें? विश्वास बनाम अविश्वास जो शैशवावस्था कहा जाता है 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है। इसमें ट्रस्ट यानी इसमें एक गुण विकसित होता है आशा। और गुण कब विकसित होता है? जब बच्चे में विश्वास ज़्यादा जगाया जाए, यानी जब माता पिता बच्चे के लिए अच्छे से देखरेख करते हैं तो बच्चे में एक विश्वास यानी आस्था की भावना विकसित होती है। और यदि बच्चे की देखरेख अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो बच्चे में निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है और यानी अविश्वास उत्पन्न होता है, जिससे बच्चे में डर की भावना विकसित हो जाती हैं। यानी और फिर दूसरी स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, इसे प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा है। ये 2 से 3 वर्ष तक होती है। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। का गुण विकसित होता है। यदि उससे कोई कार्य ना करने दिया जाए, जैसे बच्चा किसी कार्य को करने जा रहा है, जैसे किसी क्षण को उठाने जा रहा है या उसके आगे कोई खिलौना पड़ा उसे उठाने जा रहा है और उसके माता पिता खुद उठा के उसे दे दें, तो बच्चे में लज्जाशीलता या शर्म जैसी भावना आती है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। तो बच्चे में इच्छा शक्ति का गुण विकसित करने के लिए बच्चे को स्वतंत्रता दी जाए। स्वतंत्रता भी इतनी ताकि उसे अपने अंडर में ही रखा जाए, ना कि वो गलत दिशा की ओर चला जाए। इसके बाद तीसरी अवस्था थी पहल बनाम दोष, यानी खेल अवस्था कहा जाता है इसे। कभी कभी टेट सीटेट में पूछ लिया जाता है कि एरिक एरिक्सन की जो खेल अवस्था है उसको क्या कहा जाता है? पहल बनाम दोष। कितनी होती है? 3 से 5 वर्ष तक होती है। इनिशिएटिव एंड वर्सेस गिल्ट। इसमें क्या है? पहल बनाम गुलामी में यह वह अवस्था होती है जिसमें बच्चों की सामाजिक दुनिया उसे सक्रियता एवं पहल करने के लिए एक तरह की चुनौती प्रदान करता है। उन्हें दूसरों के कार्य करने में आनंद आता है, नई नई जवाबदेही को निभाने में भी आनंद आता है। मनोसामाजिक विकास की यह पहली अवस्था होती है जहां बच्चे पहली बार यह अनुभव करते हैं कि उसकी गिनती भी एक आदमी के रूप में की जाती है और उसका जिंदगी का भी एक विशेष उद्देश्य यानी पर्पज है। जब माता पिता द्वारा बच्चों को इस अवस्था में घर के बाहर के सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने से रोका जाता है, तो या जब माता पिता द्वारा बच्चे की इस तरह की इच्छा पर शाब्दिक या शारीरिक दंड दिया जाता है, तो इससे बच्चे में दोषिता का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे बच्चे कभी भी अपने आप को खुलकर अभिव्यक्त नहीं करते और उनमें किसी वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहने की क्षमता समाप्त हो जाती है। एरिक्सन ने यह भी कहा है कि जब बच्चों में दोषिता का भाव सतत बना रहता है तो उनमें निष्क्रियता, लैंगिक नपुंसकता एवं अन्य मनोविकारी क्रिया करने की प्रवृत्तियां तीव्र हो जाती हैं। इसके बाद अगली अवस्था है, यानी उसमें पहल की भावना अधिक रहेगी तो उसमें गुण उद्देश्य होगा, जो कि अगली अवस्था में उन्हें पॉजिटिव देगा। इसके बाद है परिश्रम बनाम हीनता, यानी स्कूल अवस्था कहा है इसे। 6 से 12 वर्ष तक की होती है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, और इसका गुण है सामर्थ्यता यानी कॉम्पिटेंसी। ये चौथी अवस्था है। इसमें क्या है? इस अवस्था में बच्चे का संबंध आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन, अनुमोदित नियमों के अनुरूप अपना संबंध साथियों के साथ बनाए रखने की क्षमता से अधिक होता है। जब बच्चे स्कूल में अपनी संस्कृति के प्रारंभिक कौशलों को सफलतापूर्वक सीखते हैं तो उसमें उनमें परिश्रम यानी इंडस्ट्री का भाव विकसित होता है। इस तरह के भाव को स्कूल में शिक्षकों से तथा पास पड़ोस के सदस्यों से अधिक प्रोत्साहन मिलता है। अगर किसी कारण से बच्चों को अपने कौशल पर शक हो जाता है या वह इन कौशलों को अर्जित करने में असफल हो जाता है तो इससे उनमें हीनता की भावना विकसित होती है। बच्चों में हीनता की भावना उस समय भी विकसित होती है जब वह ये देखता है कि उसकी निपुणता की माप उसकी योग्यता एवं कौशल न होकर उसकी प्रजाति, धर्म, यौन इन चीज़ों से है। हीनता का भाव विकसित हो जाने से बच्चों के अपनी क्षमता में विश्वास नहीं रहता है, इसलिए बच्चे में
सामर्थ्यता का गुण विकसित नहीं होता है। यदि उसमें अपने परिश्रम पर विश्वास हो जाए तो वह सामर्थ्यता का गुण विकसित होता है, जो अगली अवस्था में उन्हें लाभ देता है। इसके बाद है पहचानना बनाम संभ्रांति। एरिक्सन के सिद्धांत की 5वीं अवस्था है, जिसकी अवधि 12 से पहचान बनाम संभ्रांति को किशोर अवस्था भी कहा जाता है। ये 12 से 20 वर्ष तक भी मानते हैं और 12 से 18 वर्ष तक भी। इसका गुण कर्तव्य परायणता है, यानी फिडेलिटी। इस अवस्था में किशोरों में यह जानने की प्राथमिकता बनी होती है कि वे कौन हैं, वे किस लिए हैं और वे अपनी ज़िंदगी में कहाँ जा रहे हैं। इसे एरिक्सन ने पहचान की संज्ञा दी है, यानी आइडेंटिटी। किशोर को बहुत सारे नई भूमिकाएं करनी होती हैं एवं वयस्क स्थिति निभानी पड़ती है। एक स्वस्थ पहचान बनाए रखने के लिए किशोरों को भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न राहों का अन्वेषण करना होता है। अगर किसी कारण से किशोर भिन्न भिन्न भूमिकाओं का अन्वेषण नहीं कर पाते हैं और एक भविष्य का रास्ता नहीं निश्चित कर पाते हैं, तो वे अपनी पहचान के बारे में संभ्रांति यानी कन्फ्यूजन की स्थिति में होते हैं। जब पहचान बनाम संभ्रांति के संकट का सही समाधान कर लेते हैं, यानी जो पहचान है और संभ्रांति, इन दोनों के बीच जो संकट है उसका सही समाधान कर लेते हैं, तो उनमें एक विशेष मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है जिसे हम कर्तव्य परायणता कहते हैं। इसके परिणाम यानी कर्तव्य परायणता के बाद बच्चे में, छात्रों में समाज के नियमों तथा आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की उन्मुखता बढ़ जाती है। इसके बाद अगला है घनिष्ठता बनाम अलगाव, यानी तरुण वयस्क अवस्था भी कहते हैं। यह 20 से 30 या 20 से 35 वर्ष तक मानी जाती है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इसमें क्या है, ये 6ठी अवस्था है एरिक्सन की। इसे वयस्क अवस्था या तरुण अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ एक धनात्मक संबंध बनाता है। जब व्यक्ति में दूसरों के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है तो वह अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित कर देता है, यानी इस अवस्था में एक मित्र दूसरे मित्र के लिए समर्पित कर देता है यदि घनिष्ठता हो जाए तो। जो लोग दूसरों के साथ इस ढंग की घनिष्ठता नहीं विकसित कर पाते हैं वे सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं और उनके लिए अकेलापन जिंदगी एक काली संस्था के समान हो जाती है। इस तरह से इस अवस्था का प्रमुख संकट घनिष्ठता बनाम अलगाव का संघर्ष होता है, और जो लोग इस संकट का सही समाधान कर लेते हैं उनमें एक विशेष मनोसामाजिक गुण, जिसे हम क्या कहते हैं, प्यार यानी लव कहते हैं, ये विकसित होता है। इसमें रोमांस के अलावा दूसरों के साथ कुछ वादा करने और उसे ईमानदारी और वफादारी से निभाने का गुण सम्मिलित होता है। जो व्यक्ति घनिष्ठता बनाम देने एवं दूसरों से लेने में असमर्थ रहते हैं। इसके बाद अगली अवस्था है जननात्मकता, यानी अगली अवस्था कौन सी है, जननात्मकता बनाम स्थिरता, यानी इसे मध्यावस्था भी कहते हैं। ये 35 से 60 वर्ष तक या 40 से 50 वर्ष तक भी किसी में कहा है। और इसमें क्या है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, ये 7वीं अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति में जननात्मकता का भाव उत्पन्न होता है। जननात्मकता का मतलब है अगली पीढ़ी में कुछ धनात्मक चीज़ों का अंतरित करने से है। और दूसरी तरह से हम ऐसे भी समझ सकते हैं, व्यक्ति द्वारा अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उस समाज के लिए जिसमें वे लोग रहते हैं को उत्पन्न बनाने की चिंता से होता है। थोड़े अधिक यदि हम विस्तार से जानें तो इसका मतलब क्या होगा कि जननात्मकता में उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी तथा सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी भी सम्मिलित होती हैं। शिक्षक जो अपने छात्रों एवं उनके उचित शिक्षा दीक्षा के बारे में सचमुच में चिंता दिखलाते हैं वे जननात्मकता के उदाहरण हैं। जब व्यक्ति में जननात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती है तो इससे उसमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि वह अपने अगली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते
यह एक तरह की आत्म तल्लीनता की स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति की अपनी वैयक्तिक आवश्यकताएं एवं सुख सुविधा की ही सर्वोपरि होती है। जब व्यक्ति जन्नात्मकता बनाम स्थिरता के संकट यानी क्राइसिस का समाधान ठीक से कर लेता है तो उसमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति यानी साइकोसोशियल स्ट्रेंथ उत्पन्न होती है, जिसे एरिक्सन ने देखभाल यानी केयर की संज्ञा दी है। इसमें व्यक्ति दूसरों के कल्याण की चिंता अधिक दिखलाता है। इसके बाद अगली अवस्था कौन सी है? संपूर्णता बनाम निराशा यानी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इसे परिपक्वता अवस्था भी कहते हैं और ये बुढ़ापा कहा जाता है। ये लास्ट अवस्था है इनकी, मैच्योरेशन जिसे कहते हैं 65 से ऊपर या 60 से ऊपर की अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति का ध्यान भविष्य से हटकर अपने बीते दिनों पर विशेषकर उसमें प्राप्त सफलताओं और असफलताओं की ओर अधिक होता है। अगर व्यक्ति अपने पिछले समय का मूल्यांकन धनात्मक ढंग से करता है, मतलब सफलता अधिक एवं असफलता कम होने का अनुभव करता है, तो उसमें संपूर्णता यानी इंटीग्रिटी का भाव विकसित होता है। वे अपनी जिंदगी को धनात्मक रूप से पूर्ण एवं रहने योग्य समझते हैं। यदि वे यह समझते हैं कि उनकी पिछली उपलब्धियां ऋणात्मक रही हैं, जैसे व्यक्ति ने जीवन काल में गलत ही काम करे हैं, तो बुढ़ापे में उसमें ऋणात्मकता ही महसूस होगी, तो उनमें निराशा का भाव विकसित हो जाता है। जब संपूर्णता बनाम निराशा के संकट का समाधान वह ठीक ढंग से कर लेता है तो उसमें परिपक्वता यानी मैच्योरेशन जैसी मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है तथा बुद्धिमत्ता का व्यावहारिक ज्ञान व्यक्ति में उत्पन्न होता है। एरिक्सन के इस सिद्धांत को समुचित मूल्यांकन यानी फेयर इवैल्यूएशन करते हुए यह कहा जा सकता है, जितनी भी 8 अवस्थाएं थी इनका, कि उनका सिद्धांत जिंदगी के महत्वपूर्ण सामाजिक संवेगिक कार्यों यानी सोशियो इमोशनल टास्क पर ध्यान देता है तथा उनकी व्याख्या एक विकासात्मक फ्रेमवर्क में करता है। कॉलेज छात्रों एवं इसके बाद अब हम एरिक एरिक्सन के जो मनोसामाजिक सिद्धांत का शैक्षिक आशय है उसे जान लें, यानी इमोशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एरिक्सन्स साइकोसोशियल थ्योरी। इनका क्या है? यानी इस सिद्धांत के अनुरूप छोटे बच्चों में पहल को बढ़ावा देना चाहिए। प्राक स्कूली यानी प्री स्कूल बच्चों एवं उनके आरंभिक शिक्षा कार्यक्रम में उन्हें अपने वातावरण को अन्वेषक यानी एक्सप्लोर करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। उन्हें उन कार्यों को करने देना चाहिए जिनमें वे सच्ची अभिरुचि दिखलाते हों। माता पिता या अभिभावक बच्चों के सामने कुछ ऐसी चीज़ों को रखना चाहिए जिससे उनकी कल्पना शक्ति मजबूत हो सके। इससे उनका सामाजिक सांवेगिक विकास तो होता ही है, साथ ही साथ संज्ञानात्मक वर्धन का एक पर्याप्त एवं उपयुक्त माध्यम भी बनता है। शिक्षकों एवं माता पिता को बच्चों की आलोचना ना के बराबर करनी चाहिए ताकि बच्चों में चिंता तथा दोष भाव विकसित न हो। प्राथमिक स्कूल के बच्चों में परिश्रम के भाव को विकसित करना चाहिए, यानी बच्चों को परिश्रमी बनाना शिक्षकों के लिए एक उत्तरदायी भी होता है, साथ ही साथ चुनौती भी। इस अवस्था में स्कूली बच्चों में कुछ जानने की उत्सुकता काफ़ी अधिक होती है। ऐसे बच्चों में किसी कार्य को संपन्न करने के लिए मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा भी काफ़ी अधिक होता है। एरिक्सन के अनुसार ऐसे छात्रों की इस उत्सुकता तथा अभिप्रेरण को संप्रेषण करने का पूरा उत्तरदायित्व शिक्षकों पर ही होता है। इसके बाद अगला है कि शिक्षकों को किशोरों में पहचान अन्वेषक यानी आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन को उत्तेजित करना चाहिए। किशोर छात्रों की पहचान बहुआयामी होती है। उसमें उनके व्यावसायिक लक्ष्य यानी वोकेशनल गोल्स, बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, खेलकूद, संगीत तथा शौक यानी हॉबी आदि शामिल हैं। शिक्षकों को चाहिए कि इन विधाओं पर किशोरों से लेख यानी ऐसे लिखवाएं जिससे एक बात पर बल हो कि वे कौन हैं और वे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। इससे उनमें आत्म अन्वेषण यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रवृत्ति बढ़ेगी,
किशोरों को धार्मिक, राजनीतिक एवं आदर्शवादी समस्याओं पर वाद विवाद में भाग लेना चाहिए। इससे उनमें विभिन्न संदर्भों को उत्तेजित करने का पर्याप्त मौका मिलता है। इसके बाद शिक्षकों को अपनी जिंदगी या भूमिका को एरिक्सन के 8 अवस्थाओं के माध्यम से देखना चाहिए। यानी ऐसी शिक्षा जो अपनी जीवन वृत्ति को सफल बनाना चाहते हैं, उनमें पहचान तथा घनिष्ठता का भाव स्वयं में तो विकसित होना ही चाहिए, साथ ही साथ उनमें दूसरों में भी ऐसा भाव उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। फिर है एरिक्सन का सिद्धांत शिक्षकों को यह भी संदेश देता है कि योग्य शिक्षक कॉम्पिटेंट टीचर वे होते हैं जो छात्रों पर विश्वास करते हैं, पहल यानी इनिशिएटिव दिखलाते हैं, मेहनती होते हैं और सामर्थ्यता यानी मास्टरी के एक मॉडल के रूप में कार्य करते हैं एवं साथ ही साथ अगली पीढ़ी के लिए कुछ सार्थक योगदान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का शैक्षिक मतलब बहुआयामी है, यानी कैसा है, मल्टी डायमेंशनल है तथा यह शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।